Hello students, today we discuss about the textbook question answers of chapter gravitation. How does the force of gravitation between the two objects change when the distance between them is reduced to half? Question is कहते हैं कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चेंज होती है, वो क्यों चेंज होती है जब हम डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन और रिड्यूस कर देते हैं टू हाफ, डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं। हमें पता है कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हो तो F इज़ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हमने आर की वैल्यू को r/2 कर दिया, मतलब हाफ कर दिया, तो फिर उसकी जब फोर्स की वैल्यू है वो 4 गुना हो जाएगी। जितनी फोर्स की वैल्यू पहले थी वो उससे 4 मल्टीपल हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि जो एफ एंड आर है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे पता लगता है कि जो फोर्स है वो इज़ इक्वल टू 4F के बराबर आ जाएगी। जो न्यू फोर्स है वो गिव्स will be the 4 times the magnitude of the object. Now the second question is, the gravitational force act on all the objects is proportional to their masses. ग्रेविटेशन फोर्स है वो तो हमें पता ही है कि मतलब जो ऑल द ऑब्जेक्ट्स के वो प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एफ जो है वो प्रोपोर्शनल होता है m1 और m2 दोनों के। तो जितने भी मासेस होंगे वो सभी के प्रोपोर्शनल ही आएगा। Why then a heavy object does not fall faster than a light object? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स है वो जल्दी नीचे नहीं आता, डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। Although the gravitational force due to the earth is directly proportional to the masses of the object, but the acceleration of the object is equal to force upon mass. बट जो हैवियर ऑब्जेक्ट है वो उसकी एक्सेलेरेशन कैसे निकाल लेंगे हम? जितनी उस पर फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलेरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स के डायरेक्टली। तो हमें ये पता लगता है कि जब एक्सेलेरेशन जो है तभी बढ़ेगी जब मास कम होगा। तो इसीलिए लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी नीचे आ जाता है एज कंपेयर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kilogram object on the surface? ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है किसके बीच में हमने निकालना है? अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में। और जो मास ऑफ द अर्थ है वो है 6 × 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ द अर्थ है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर के इक्वल है। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, F इज़ इक्वल टू G m अपॉन आर स्क्वायर। और जो बड़ा m है वो क्या होगा? मास ऑफ अर्थ, और छोटा m है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। वो क्या है? 1 किलोग्राम, और मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 × 10⁻24। और जो G की वैल्यू है वो है 6.673 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय रेडियस भी पता है 6.4 × 10⁻6। उसका हमने क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। और जो उसका आंसर आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा? 9.8 न्यूटन। वो जो वैल्यू है किसकी आ जाएगी? ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 न्यूटन्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स पर क्या असर पड़ेगा जब हम वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से हम एक का मास जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम एक का मास है डबल कर देंगे। तो जब हमने मान लिया कि हमने m1 का मास को डबल कर दिया तो क्या होगा? फोर्स है वो भी डबल हो जाएगी। और सेकंड में डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और इज डबल और ट्रिपल। एक बार डबल करके डिस्टेंस हमने आंसर निकाल लेना है, एक बार ट्रिपल करके हमने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल। जब फिर दोनों का मास हमने डबल कर देना है तो फोर्स 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मास जो है, एक मास है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा मास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स जो है वो
4 मल्टीपल ऑफ जो फोर्स पहले थी उसके हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि जो इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द सेवरल फिनोमिनास। वो हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं, सेवरल फिनोमिनास को एक्सप्लेन करते हैं। वो कौन से हैं फिनोमिनास? द फोर्स विच बाइंड अस टू द अर्थ। जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें अर्थ की तरफ बाइंड करके रखती है। ये जो ग्रेविटेशन पुल लगता है, वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो बंदे को नीचे की तरफ रखती है, ग्राउंड की तरफ रखती है। हम हवा में क्यों नहीं उड़ रहे? क्योंकि हमारे पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन पुल लग रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। क्योंकि अर्थ जो है वो एक हैवियर मास है, वो हमें अपनी तरफ बाइंड करके रखता है, खींच के रखता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और जो मोशन हो रही है मून अराउंड द अर्थ, ये भी जो है एक तरह का यूनिवर्सल लॉ है कि जो मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। वो क्यों है? ये यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। नेक्स्ट है मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। और जो मोशन होती है प्लैनेट्स की अराउंड द सन, वो भी एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ सी टाइड्स ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड ऑफ द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉल बॉडी वो क्या होगी? हमने पहले ही पढ़ा है इसके बारे में। जो हमने फ्रीली फॉल बॉडी के बारे में पढ़ा था कि वो जल्दी जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो मास है वो एक्सेलरेशन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। हमने पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉल। वो जो एक्सेलरेशन जो फ्रीली फॉल बॉडी ने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमें वो एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रीली फॉल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल g एंड इट्स मीन वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। हम अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या है? फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। नेक्स्ट है अमित बाइस अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स ही हैंड्स ओवर द सेम when he meet him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold bought? If not, why? The friend will not agree with the weight of the gold because the weight is equal to mg. W is equal to mg होता है, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वेट का। एंड द वैल्यू ऑफ द g एट इक्वेटर, इक्वेटर पे जो g की वैल्यू है वो लेस होती है देन द पोल्स। Hence, the weight of the gold at the equator will be less than its weight at the poles. Why will a sheet of the paper fall slower than one that is crammed into a ball? अब जो बॉल है उस जब हमने बॉल में एक पेपर को कवर कर दिया है, बॉल की शेप दे दी है, तो उस पर जो एयर का असर है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो बाइंड हो जाता है। ठीक है, और एक तरह का हैवियर बन जाता है। और जो सिंपल पेपर है उस पर जो हवा का असर है, एयर का असर है, वो ज़्यादा होगा। तो उन्होंने कहा है कि शीट का जो पेपर है वो स्लो डाउन नीचे। हमने ये सीधा जो एक्सेलरेशन हमें पढ़ा था कि एक्सेलरेशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो जब मास बढ़ जाएगा, जब पेपर को हमने बॉल की शेप दे दी है तो उसका मास एक तरह का बढ़ गया है। ठीक है, उस पर जो एयर जो फोर्स लगा रही थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वो जो पेपर है वो स्लोली आएगा एज कम्पेयर टू द बॉल। अब आंसर पढ़ते हैं। व्हेन अ शीट ऑफ द पेपर एंड अ क्रम्पल्ड बॉल ऑफ द पेपर फॉल
freely under the gravity, the air resistance and the upper thrust due to the buoyancy of the air is greater on the sheet. ठीक है, अपर थ्रस्ट लगता है वो जो है वो ड्यू टू द buoyancy ऑफ द एयर इज़ ग्रेटर ऑन द शीट्स, वो जो शीट पे वो ग्रेटर है ड्यू टू द लार्जर सरफेस एरिया। हमने इसके बारे में जब थ्रस्ट के बारे में पढ़ा था, वो होता है जो फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, हम उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। buoyancy जो है वो नीचे की तरफ बॉडी को खींच के रखती है, वो फोर्स होती है ड्यू टू इट्स लार्जर सरफेस देन द क्रम्पल्ड बॉल पेपर, कॉन्सिक्वेंटली शीट ऑफ द पेपर फॉल्स स्लोली, और जो शीट ऑफ द पेपर है इसीलिए वो नीचे की तरफ स्लोली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of the 10 kilogram of the object on the moon and on the earth? अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो सरफेस ऑन द मून पे लग रही है वो 1/6 है एज स्ट्रॉन्गर एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, वो 1/6 आ रही है। हमने पढ़ा था कि जो मून पे जो वेट हो जाता है बंदे का वो 1/6 हो जाता है, वो ग्रेविटेशन फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द न्यूटन, वेट इन न्यूटन ऑफ द 10 किलोग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड अर्थ। अब हमने दोनों पे निकालना है, जो वेट है बंदे का ऑब्जेक्ट का, उन्होंने बोला है 10 किलोग्राम है ऑन द मून ऑन द अर्थ, हमने उनका वेट निकालना है। हमें मास गिवन है 10 किलोग्राम, W का क्या फार्मूला होता है, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 9.8, ये भी हमने पढ़ चुके हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ निकाल लेंगे, 98 न्यूटन आ जाएगा, 1/6 आगे आ जाएगा मून पे, तो जितनी वैल्यू आई उसका 1/6 निकाल लेंगे तो वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून पे आ जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइसेस। अब जब हमने बॉल को थ्रो किया है वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली थ्रो किया है अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइसेस। तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी जहाँ पे वो राइस करेगी, वो क्या है आगे। पहले तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, 49 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ए इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी 9.8 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब बॉल राइस कर रही है तो मैक्सिमम हाइट, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, वेयर v एंड u आर द एक्सेलरेशन। v क्या है फाइनल वाली, वो 0 हो जाएगी, और u क्या है जो हमने 49 जिस पे हमने स्टार्ट किया था, और a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हाइट निकल आएगी। तो अब क्या करेंगे, इफ़ t1 इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, देन फ्रॉम द रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो हम इससे क्या t की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो बॉल इज नाउ फॉल बैक ऑन द अर्थ एंड द टाइम ऑफ डेसेंट t2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ascent is equal to 5 seconds, or ball will return on the earth after a total time taken, that is t is equal to t1 plus t2 is equal to 10 seconds. अब नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, द स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हाइट 19.6 मीटर, calculates its final velocity just before touching the ground.
अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, जब हमने क्या कि स्टोन है उसको हमने टॉप ऑफ द टावर से रिलीज़ किया जिसकी हाइट हमें पता है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जब वो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वहाँ पे रीच कर जाएगा। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, 2GH लगाएंगे, वो क्यों 2AS होता है ना, तो हमने जी को हमने क्या मार लेना है, ए को हमने क्या मारना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, तभी हम जी की वैल्यू 9.8 लेंगे और हाइट हमें गिवन है वो 19.6 है। तो हमने वी स्क्वायर निकालना है, हमने वेलोसिटी निकालनी है ना, फाइनल वेलोसिटी उन्होंने बोला है, तो फाइनल वेलोसिटी कौन सी होती है, वी वाली, तो हमने वो निकाल लेनी है, वहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ये फिर अपवर्ड का क्वेश्चन आ गया कि हमने अपवर्ड थ्रो किया तो फिर u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम सीधा बस -2GH और फार्मूला लगा देंगे। हमने इस पे हमने गिवन किया दिया उन्होंने कि g की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, वैसे तो 9.8 न्यूटन होती है, मतलब क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, पर हम यहाँ पे क्या लेंगे 10 न्यूटन लेंगे, वहाँ पे उन्होंने गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे अपनी उसकी हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे, हाइट निकालनी थी स्टोन की। ओके, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज गिवन एंड द सन इज गिवन। एवरेज डिस्टेंस हमने बिटवीन द टू हमें गिवन है, हमने सिर्फ फोर्स निकालनी है, तो डिस्टेंस भी गिवन है, मासेस भी गिवन है, और जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 हमें पता है, तो हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। ये तो बहुत ईजी था। 17 क्वेश्चन है, अ स्टोन इज allowed to fall from the top of the tower 100 meter height and at the same time another stone is projected vertically upward। पहले तो हमने क्या किया, स्टोन को नीचे की तरफ फेंका फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर जिसकी हाइट है 100 मीटर, और सेम टाइम पे हमने एक स्टोन ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन मीट्स। एक को हमने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका और दूसरे को हमने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फेंका, मतलब वर्टिकली हमने अपवर्ड उसको फेंका। तो पहले जब केस था कि हमने जब नीचे की तरफ फेंका तो टावर की हाइट गिवन है, और दूसरी तरफ जब हमने नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ स्टोन को फेंका तो तभी हमें वेलोसिटी गिवन है। तो उन्होंने पूछा कि ये दोनों कब मीट करेंगे, कब आपस में मिलेंगे, तो वो क्या है, लेट द स्टोन ए इज़ अलाउड टू फॉल। पहले तो ए की बात की गई है जो हमने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका है, हमें वहाँ पे हाइट गिवन है, एक्सेलरेशन 1 हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो क्या आएगी, नीचे की तरफ फेंकेंगे तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, ग्रेविटी। और जब हम बी केस में लेंगे तो हम ए की वैल्यू हम क्या लेंगे, -g, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो हम फर्स्ट केस में u1 0 होगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ फेंका तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट है बी स्टोन की तरफ से, उस पर हम 100 जो हाइट है वो 100 में से हम y माइनस कर देंगे, वो हमने कहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर को फेंका था ना, तो 100 में से -y कर देंगे, और u की वैल्यू हमें पता है तो हम वो पुट कर देंगे, t की वैल्यू वो हमें नहीं पता, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों स्टोन्स की, तो उसमें से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि जब 4 सेकंड पे
वो दोनों स्टोन्स हैं वो आपस में मीट करेंगे जब हाइट कितनी होंगी 80 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर, मतलब 20 मीटर अबव द ग्राउंड, वहाँ पे दोनों आपस में मीट करेंगे, मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, द बॉल थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। अब टाइम गिवन है, ठीक है। केस वही है जब हमने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया था वर्टिकली, तो वो थ्रोअर के पास आई आफ्टर 6 सेकेंड। आगे क्या हमने पहले तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट केस में, सेकंड है कि उसमें आप उसकी हाइट भी फाइंड आउट करनी है, और इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड्स के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी। तो फर्स्ट में क्या है, फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। v की वैल्यू क्या है, वो तो ज़ीरो ही होगी, तो u की वैल्यू हमने निकाल लेनी है वहाँ से। सेकंड में हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट किस में, s किस में होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में, इज इक्वल टू 2as, तो उसमें हमने हाइट निकाल लेनी है। सेकंड में हमने टाइम गिवन है, तो टाइम वाली कौन सी इक्वेशन होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उससे हमने s की वैल्यू निकाल के फिर जो हाइट आई है पहले सेकंड केस में, उसमें से हमने s माइनस कर देना है, जो s की वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो उससे हमें h डैश पता लग जाएगा, हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बुओयंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट। तो अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन द बुओयंट फोर्स ड्यू टू द लिक्विड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब उन्होंने कहा है कि कौन सी डायरेक्शन में बुओयंट फोर्स लगेगी जब हमने ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड किया है इन अ लिक्विड, उसमें हमने उसको भिगोया हुआ है, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट क्या है, इमर्स्ड इन अ लिक्विड व्हेन द बुओयंट फोर्स ड्यू टू द लिक्विड एक्ट इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट तो हमने नीचे की तरफ उसको इमर्स किया हुआ है, तो वो बुओयंट फोर्स जो है वो अपवर्ड लगेगी। व्हेन डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर द वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये जो हमने डेंसिटी पे पढ़ा था कि ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो प्लास्टिक ब्लॉक जो है वो फ्लोट करेगा वाटर पे। हैंस इफ़ अ प्लास्टिक ब्लॉक इज वंस इमर्स्ड इन वाटर एंड देन रिलीज्ड इट कम्स, फिर वो उस सरफेस के ऊपर ही आ जाएगा, वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाएगा। जब हम उसको डीपली उस पर प्रेशर डाल के उसको नीचे की तरफ हम उसको प्रेस करेंगे, तो फिर भी वही जब हम रिलीज़ करेंगे तो फिर वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द 50 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब इफ़ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर रेज़्ड टू पावर -3 विल बी द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। पहले तो वॉल्यूम गिवन है सब्सटेंस का और वेट गिवन है, डेंसिटी निकाल लेंगे, तो फिर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द वाटर भी गिवन है, तो फिर हम वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका हम आंसर निकाल लेंगे। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमने जब उसको सॉल्व किया तो वो आई 2.5, तो वो ग्रेटर आ गई डेंसिटी, इसलिए वो जो है वो डूब जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, सिंक इन द वाटर। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन, उसमें क्या गिवन है, द वॉल्यूम ऑफ द 500 ग्राम सील्ड पैक इज दिस। अब मास भी गिवन है, फिर वॉल्यूम गिवन है, तो हम डेंसिटी निकाल लेंगे, फिर वही सेम क्वेश्चन, वहाँ से हम डेंसिटी निकाल के तो फिर बता देंगे कि वो फ्लोट करेगा और सिंक करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।